साथियों नमस्कार। हमने पिछले 2 एपिसोड में नियम नंबर 1 से 6 अध्याय 1 में और अध्याय 2 में परिभाषाओं के तहत हमने 4 परिभाषाओं का अध्ययन किया है, जिनमें परिभाषाएं थी। पहली परिभाषा थी अपनी आयु क्या है, शिक्षार्थी क्या है, संविधान क्या है और संवर्ग क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया था। और जो वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये हमारे जो भी साथी जो अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं या हेडमास्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहद उपयोगी है। इसलिए भाइयों, ये जो वीडियो जो आ रहे हैं, इनको आप नियमित रूप से देखें। आपको किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशंस होंगी वो आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी और आप इन वीडियोज का नियमित रूप से लाभ उठा पाएंगे। और मुझे पूर्ण आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इन वीडियो को देखने के बाद हेडमास्टर और जूनियर अकाउंटेंट में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपके 100% क्वेश्चन सही होंगे। इसलिए नियमित रूप से ये वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई वीडियोज आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। तो हम चर्चा कर रहे थे कि हमने पिछले 2 एपिसोड में राजस्थान सेवा नियम 1 से 6 और 7 में 4 तक हमने पढ़ा था। अब हम नियम नंबर 7 के 5वें पार्ट को हम पढ़ेंगे। 5वां पार्ट है क्षतिपूरक भत्ते। तो ये जो हमारी जो कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो कि हमारे आरएसआर में बहुत ज़्यादा काम आती है, उनमें 5वीं परिभाषा है कि क्षतिपूरक भत्ते क्या है। इन इंग्लिश में हम कहते हैं कंपेंसेटरी अलाउंस। सो व्हाट आर द कंपेंसेटरी अलाउंस? तो कंपेंसेटरी अलाउंस मीन्स एन अलाउंस granted to meet personal expenditure necessitated by the special circumstances in which duty is performed। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे अलाउंस हैं, वे भत्ते जो कर्मचारियों को कार्य संपादन की स्पेशल सर्कमस्टांसेज में यानी विशेष परिस्थितियों में के द्वारा उनके द्वारा किए गए व्यक्तिगत व्यय की पूर्ति के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड ट्रेवलिंग अलाउंस बट डज नॉट इंक्लूड ए sumptuary allowance nor the grant of a free passage by sea to or from any place outside India। तो वे भत्ते जो कर्मचारियों को कार्य संपादन की विशेष परिस्थितियों के कारण उनके द्वारा किए गए व्यक्तिगत व्यय की पूर्ति के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं, उन्हें हम क्षतिपूरक भत्ते कहते हैं। इसमें यात्रा भत्ता सम्मिलित है, परंतु सत्कार भत्ता, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं सैंक्चुअरी अलाउंस, या भारत से बाहर जल मार्ग द्वारा यात्रा का भत्ता सम्मिलित नहीं है। और कंपेंसेटरी अलाउंस में जो भत्ते शामिल किए गए हैं वो है शहरी क्षतिपूरक भत्ता, जिसे हम CCA के नाम से जानते हैं, और दूसरा है दैनिक निर्वाह भत्ता या DSA। इस प्रकार क्षतिपूरक भत्ते क्या हैं, ये आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे भत्ते जिनका प्रारंभिक भुगतान स्वयं कर्मचारी द्वारा किया जाता है तथा फिर इनकी पूर्ति सरकार द्वारा कर्मचारी को कर दी जाती है। इस प्रकार के जो भत्ते हैं उन्हें हम क्षतिपूरक भत्ते कहते हैं। और इस क्षतिपूरक भत्ते के बारे में हमें अगर जानकारी प्राप्त करने नियम किस नियम का अध्ययन करते हैं हम? नियम नंबर 7 के 5वें पार्ट का। तुमको नियम 7.5 भी कहते हैं।
अब नियम 7(6) इसमें आता है सक्षम अधिकारी क्या है, या व्हाट इज द competent authority. It in relation to the exercise of any power means the governor or any authority to which the power is delegated by or under these rules. This is known as competent authority. यानी सक्षम अधिकारी क्या है या competent authority क्या है? राजकीय शक्तियों या अधिकारों के प्रयोग के संबंध में सक्षम प्राधिकारी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से तात्पर्य या उससे मतलब है कि राजस्थान के राज्यपाल या ऐसे अन्य प्राधिकारी से है जिसे इन नियमों के अधीन राज्यपाल द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की जाए या डेलीगेट्स की जाए। इन्हें हम सक्षम अधिकारी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हैं। तो सक्षम अधिकारी हमारे RSR के 25(9) के भाग 2 के तहत आने वाले सभी कर्मचारी जो वित्तीय शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें हम DDO पावर के नाम से जानते हैं, उन्हें हम सक्षम अधिकारी कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि लिस्ट ऑफ द अथॉरिटी विच एक्सरसाइज द पावर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द वेरियस रूल्स गिवन इन अपेंडिक्स 9 टू दीज रूल्स, और ऐसे अधिकारी जिन्हें वित्तीय शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार होता है, उन्हें हम सक्षम अधिकारी कहते हैं। तो हमने 2 परिभाषाएं पढ़ी। 7(5) क्षतिपूर्ति भत्ते क्या है? ऐसे भत्ते जिनका प्रारंभिक भुगतान स्वयं कर्मचारी द्वारा किया जाता है, फिर इनकी पूर्ति सरकार द्वारा कर्मचारी को कर दी जाती है। नियम नंबर 7(6) के अंतर्गत हमने सक्षम अधिकारी के बारे में पढ़ा। तो ऐसे कर्मचारी जो वित्तीय शक्तियों का उपभोग कर सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं, उन्हें हम सक्षम अधिकारी कहते हैं। नियम नंबर 7(7) आता है संचित निधि। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत जो निधि निर्धारित की गई है उसे हम संचित निधि के नाम से जानते हैं, या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड। तो व्हाट इज कंसोलिडेटेड फंड? तो कंसोलिडेटेड फंड मीन्स द कंसोलिडेटेड फंड एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत जो निर्धारित निधि है या निर्धारित फंड जो है, उसे हम कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है रूपांतरित अवकाश क्या है? 7(7)(a). तो नियम 93 के तहत आने वाले अर्धवेतन अवकाशों को हाफ CL को रूपांतरित अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है। तो मीन्स द लीव टेकन अंडर सब रूल +2 ऑफ द रूल 93। नियम नंबर 93 के अंतर्गत लिए गए अवकाश जो है रूपांतरित अवकाश या कम्यूटेड लीव्स के नाम से जाने जाते हैं। तो आखिर हम पढ़ें, अब देखते हैं कि नियम नंबर 93 क्या है। तो नियम नंबर 93, इसे हम अर्धवेतन रूपांतरित अवकाश की देयता कहते हैं। चिकित्सा कारणों के आधार पर यानी मेडिकल रीजन के आधार पर एक वित्तीय वर्ष में किसी कर्मचारी के खाते में 20 HPL देय होती है, जिन्हें हम मेडिकल लीव के नाम से भी जानते हैं, और कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार इन HPL को पूर्ण अवकाश में परिवर्तित कर सकता है। एक कर्मचारी अपने सेवाकाल में अधिकतम 480 HPL को रूपांतरित अवकाश में परिवर्तित कर सकता है। विशेष मामलों में यदि कर्मचारी के खाते में किसी भी प्रकार की हाफ पे लीव बकाया नहीं है, तो कर्मचारी को अदेय अवकाश का लाभ दिया जा सकता है। अदेय अवकाश क्या होता है? ऐसा अवकाश सक्षम अधिकारी द्वारा तभी स्वीकृत किया जाता है जब कर्मचारी की स्थिति चिकित्सा दृष्टिकोण से सही नहीं है, यानी इफ एन एम्प्लॉई इज नॉट फिट फॉर अकॉर्डिंग टू द मेडिकल ग्राउंड। अदेय अवकाश अधिकतम 360 HPL तक स्वीकृत होता है। तो यह है नियम नंबर 93।
और 93 का जो ए पार्ट इसमें है कि टीवी के मामले में पुलिस सेवा में यदि कर्मचारी के खाते में किसी प्रकार का अवकाश शेष नहीं है तो 360 एचपीएल को उसके खाते में अग्रिम रूप से जमा करा दिया जाता है। यदि कर्मचारी कोई सार्वजनिक हित में पाठ्यक्रम करे तो उसके खाते में एचपीएल की बकाया स्थिति ध्यान रखते हुए 180 दिन की एचपीएल स्वीकृत होगी। तो हमने भी पढ़ा कि रूपांतरित अवकाश क्या है। तो नियम 93 के अंतर्गत आने वाले अर्ध वेतन अवकाशों को रूपांतरित अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये था हमारा नियम नंबर 7(7)A। अब नंबर 7(8) के अंतर हम पढ़ेंगे कि ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है। तो कर्तव्य से तात्पर्य किसी कर्मचारी की सरकारी सेवा करने से है, यानी कर्मचारी जो सरकारी सेवा करता है उसे हम ड्यूटी कहते हैं। परिवीक्षाधीन अवधि, अवकाशों की अवधि सदैव कर्तव्य में आती है। निम्नलिखित अवधि को राज्यकर्मी के कर्तव्य से सम्मिलित माना जाता है। एक तो परीक्षाधीन प्रोबेशनर अथवा शिक्षार्थी के रूप में की गई सेवा, यदि इस प्रकार की सेवा के पश्चात व्यक्ति का सेवा में स्थायीकरण कर दिया जावे तो इसे हम ड्यूटी कहते हैं। पदभार ग्रहण काल की अवधि, इसे भी कर्तव्य माना जाता है। अवकाश से लौटने पर कर्मचारी के उसी पद का कार्यभार पुनः ग्रहण करने का दिन जिससे वो अवकाश पर गया था, इसे भी हम ड्यूटी के नाम से या कर्तव्य नाम से जानते हैं। परीक्षा में परीक्षार्थी के रूप में की गई सेवा की अवधि, यह भी ड्यूटी में आती है। अपवाद, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। जयपुर और जोधपुर के कोषागारों के कार्यभार की लेन देन में अधिकतम 7 दिन और अन्य कोषागारों के कार्यभार के लिए अधिकतम 3 दिन का समय इस नियमानुसार ड्यूटी के रूप में माना जाएगा। इसके लिए 14/12/2012 को वित्त विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि निम्नांकित परिस्थितियों में राज्य कर्मचारी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8) के अनुसार ड्यूटी पर माना जाएगा। कब माना जाएगा? ड्यूटी उस समय से प्रारंभ होती है जब कर्मचारी किसी दिन के लिए कर्तव्य पर उपस्थित होता है या पद का कार्यभार ग्रहण करता है, तथा ड्यूटी उस समय समाप्त होती है जब वह कार्यस्थल को छोड़ देता है। इस प्रकार आवास से कार्यालय और कार्यालय से आवास की यात्रा का समय ड्यूटी में सम्मिलित नहीं है। मान लीजिए कोई कर्मचारी 7 से 12 का स्कूल है, 7 से 1 का स्कूल है, उसमें 6 बजे अपने घर से निकलता है, 7 बजे विद्यालय पहुंचता है और उसके बाद 1 बजे छुट्टी होने के बाद 2 बजे घर पहुंचता है, तो उसकी ड्यूटी 6 से 2 न मान करके 7 से 1 मानी जाएगी। वही कर्तव्य या ड्यूटी कहलाएगी। इसके अंदर जो है कार्यालय, आवास से कार्यालय, कार्यालय से आवास तक जाने का समय इस ड्यूटी में शामिल नहीं किया जाता है। कर्मचारी के अपने मुख्यालय से राजकीय यात्रा पर अनुपस्थित उस समय से प्रारंभ होती है जब वह अपने कार्यालय आवास को यात्रा के लिए वास्तव में छोड़ता है, और यह तब समाप्त होती है जब वह स्थान पर पुनः लौटता है। यह अवधि ड्यूटी में सम्मिलित की जाती है, परंतु यदि इस यात्रा के दौरान कर्मचारी द्वारा कोई अवकाश लिया गया है तो वह ड्यूटी का भाग नहीं होती है। अब ये जो चीज़ समझने की है कि कर्मचारी की अपने मुख्यालय से राजकीय यात्रा पर अनुपस्थिति उस समय से प्रारंभ होती है जब वह अपने कार्यालय या आवास को यात्रा के लिए वास्तव में छोड़ता है, और यह तब समाप्त होती है जब वह स्थान पर पुनः लौटता है। यह अवधि ड्यूटी में सम्मिलित मानी जाती है। मान लीजिए कोई कर्मचारी अपने मुख्यावास से या मुख्यालय को छोड़ करके चुनाव ड्यूटी में जाता है, तो उसकी ड्यूटी मुख्यावास या मुख्यालय छोड़ते ही शुरू हो जाती है और तब तक वो ड्यूटी मानी जाती है जब तक लौटकर वो पुनः मुख्यालय आता है। उस अवधि को ड्यूटी के अंतर्गत माना जाता है। या कोई कर्मचारी किसी प्रशिक्षण के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई कर्मचारी है और वो डाइट गोनेर के लिए आवासीय कैंप में ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, तो उसकी मान लीजिए 5 दिन का ट्रेनिंग है, 5 दिन का प्रशिक्षण है, तो मुख्यालय छोड़ने से लेकर मुख्यालय पर वापस आने तक की ड्यूटी उसकी कर्तव्य में मानी जाएगी, उसको एब्सेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि वो व्यक्ति उस दौरान कोई अवकाश ले लेता है, किसी कार्य से छुट्टी पर चला जाता है ट्रेनिंग में से भी, तो जितने दिन वो छुट्टी पे गया है
वह उसकी ड्यूटी नहीं मानी जाएगी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी राज्य कर्मचारी को चुनाव ड्यूटी पर उस समय से माना जाएगा जिस समय वह अपने आवास या कार्यालय को चुनाव संबंधी कार्य पर उपस्थित देने के लिए छोड़ता है। इस कार्य के संपादन के पश्चात आवास या कार्यालय पहुंचने तक उसी ड्यूटी पर माना जाएगा, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यदि इस अवधि में कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो उसे चुनाव ड्यूटी पर रहते हुए घटित होना माना जाएगा, और यह घटना चोट या मृत्यु और चुनाव ड्यूटी के बीच कोई संबंध होना चाहिए। परंतु कार्यालय समय के बाद भी निरंतर कार्य करते रहना आवश्यक होने पर मानदेय या विशेष वेतन पर विचार किया जा सकता है। तो जो आपने ड्यूटी जो दी है, तो ड्यूटी पर कब माना जाएगा, इसमें हमने चुनाव ड्यूटी का जिक्र किया है कि चुनाव ड्यूटी के लिए कोई कर्मचारी मुख्यालय से रवाना होता है और चुनाव संपन्न करा करके वापस मुख्य आवास पे वापस आकर के जो ज्वाइन करता है, तो उस अवधि को उसकी ड्यूटी के अंतर्गत माना जाता है। दूसरी कंडीशन, राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों या इनके समान अन्य परिस्थितियों में किसी कर्मचारी को ड्यूटी पर माने जाने की घोषणा कर सकती है। भारत में किसी प्रशिक्षण अवधि के दौरान, जो कि हमने भी आपसे चर्चा की थी, यदि कोई कर्मचारी गोरे डाइट में या उदयपुर SIRT में ट्रेनिंग के लिए जाता है और आवासीय ट्रेनिंग है, तो वो व्यक्ति या वो प्रशिक्षणार्थी जब तक अपने मुख्य आवास पर नहीं लौट जाता तब तक वो ड्यूटी पर माना जाता है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक निर्णय दिया है कि सरकारी कर्मचारी को केंद्रीय आपातकालीन सहायता प्रशिक्षण संस्थान नागपुर या राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर में विभिन्न पाठ्यक्रमों, नागरिक सुरक्षा का प्रारंभिक पाठ्यक्रम, वरिष्ठ अधिकारियों की वार्षिक संगोष्ठी, नागरिक सुरक्षा कर्मचारी पाठ्यक्रम, नागरिक सुरक्षा निर्देशक पाठ्यक्रम, नागरिक सुरक्षा महिला अधिकारी पाठ्यक्रम, औद्योगिक नागरिक सुरक्षा पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किए जाने पर उन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7, 8 व 1 के अधीन कर्तव्य पर माना जाएगा तथा वे वही वेतन व भत्ते प्राप्त करेंगे जो प्रशिक्षण पर नहीं जाने की स्थिति में प्राप्त करते हैं। इसके बाद एक उपबंध और आता है कि प्रशिक्षण स्थल पर जाने एवं प्रशिक्षण उपरांत आने की यात्रा के लिए दौरों की दर पर यात्रा भत्ता प्राप्त किया जा सकेगा। यानी वो कर्मचारी एक जो निर्धारित दर है उस पर प्रशिक्षण पर जाने और प्रशिक्षण उपरांत आने की यात्रा का यात्रा भत्ता प्राप्त करेगा, और प्रशिक्षण अवधि में वे राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार क्षतिपूरक भत्ता भी प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान सेवा नियमों के खंड 2 के परिशिष्ट 9 का मद एक विशेष रूप से देखने योग्य है, जिसके अनुसार निम्नांकित शर्तें पूर्ण होने पर भारत में किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि को कर्तव्य अवधि माना जा सकता है। कब माना जा सकता है? अब ये नियम है नियम नंबर 7, 8 के अंतर्गत कि परिशिष्ट 9 का मद एक विशेष रूप से देखने योग्य, जिसके अनुसार कुछ शर्तें हैं, यदि ये पूर्ण हो जाती है तो भारत में किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि को कर्तव्य अवधि माना जा सकता है, जब सरकार के लिए कर्मचारी को प्रशिक्षण पर भेजना अनिवार्य हो। उस कंडीशन में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि को कर्तव्य अवधि माना जाता है। प्रशिक्षण व्यावसायिक या तकनीकी विषयों में नहीं हो, क्योंकि इस प्रकार के प्रशिक्षण अध्ययन अवकाश नियमों से नियमित होते हैं और वे ड्यूटी का भाग सामान्यतः नहीं होते हैं, और प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतः राज्य कर्मचारी को डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उच्च अध्ययन हेतु भेजे जाने पर उन्हें कर्तव्य पर नहीं माना जाना चाहिए, ये नियम नंबर 8 कहता है। इसके बाद है नियम नंबर 8.2, भारत के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय में स्टाइपेंड प्राप्त करते हुए किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा छात्र, जिसे प्रशिक्षण की समाप्ति पर राज्य के सेवा पाने का अधिकार है, के द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं पद का कर्तव्य ग्रहण करने के बीच की अवधि कर्तव्य की अवधि मानी जाएगी।
और नियम नंबर 8.3 कहता है 7.8.3 कि सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार राज्य सेवा में अपनी प्रथम नियुक्ति के समय निर्धारित स्थान पर उपस्थिति देने के बाद किसी विशेष पद पर पदस्थापित कर दिए जाने का आदेश प्राप्त नहीं होने तक की अवधि को कर्तव्य अवधि माना जाएगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी का किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है और उसको प्रथम नियुक्ति के समय वो जाकर के मुख्यालय पर अपनी उपस्थिति देता है, लेकिन उसे पदस्थापित नहीं किया जाता है, तो वह अवधि उसकी कर्तव्य या ड्यूटी कहलाएगी। इसके ऊपर एक टिप्पणी है कि किसी कर्मचारी के अवकाश से लौटने पर या अपने पुराने पद का कार्यभार अन्य व्यक्ति को सौंप देने के पश्चात नवीन पद पर पदस्थ होने के आदेश की प्रतीक्षा, यानी एपीओ की कंडीशन में, यानी अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर, यदि किसी कर्मचारी को एपीओ कर दिया जाता है तो जब तक वो अपने नए पदभार को ग्रहण नहीं करता तब तक की अवधि भी उसकी कर्तव्य कहलाती है, कर्तव्य अवधि के अंतर मानी जाती है। उदाहरण, आरपीएससी से चयनित तृतीय श्रेणी शिक्षक को एक निर्धारित तिथि को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित देने के निर्देश हो और वह उस तिथि को वहां उपस्थित दे देता है, तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित देने के पश्चात से किसी विद्यालय विशेष में उस शिक्षक को पदस्थापित किए जाने तक की अवधि में उसे कर्तव्य पर माना जाएगा यदि उसने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति दे दी है। नियम नंबर 7.8 का चौथा उपबंध कहता है कि राज्य कर्मचारी के लिए किसी अनिवार्य विभागीय परीक्षा में बैठने या विभागीय अनुमति से किसी अन्य क्षमतावर्धक परीक्षा में सम्मिलित होने पर परीक्षा का समय एवं परीक्षा स्थल तक आवागमन का समय कर्तव्य अवधि में शामिल होगा यदि वह परीक्षा विभागीय परीक्षा हो या विभागीय अनुमति से अन्य क्षमतावर्धक परीक्षा में परीक्षार्थी या कर्मचारी शामिल हो रहा हो। नियम नंबर 7.8 के तहत 7.8 के तहत राज्य सरकार का निर्णय दिया गया था, उसमें व्याख्यान के लिए आमंत्रित अधिकारी या भारत सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित सेमिनार में भाग लेने वाले अधिकारियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7.8 के अंतर्गत कर्तव्य पर माना जा सकता है यदि एक बार मुख्यालय से बाहर व्यतीत किया गया समय 7 दिन से अधिक नहीं हो। यदि वो मुख्यालय से बाहर अपना व्यतीत किया गया समय 7 दिन से ज़्यादा नहीं हो तो उन्हें कर्तव्य पर माना जाएगा। और इसी में दूसरा पॉइंट है कि यात्रा भत्ता उस संस्थान द्वारा दिया जाए या अधिकारी द्वारा यह राशि राज्य सरकार से प्राप्त नहीं की जाए। यात्रा भत्ता का जो भुगतान है वो राज्य सरकार नहीं करेगी, ये यात्रा भत्ता उस संस्थान द्वारा ही दिया जाएगा। जैसा कि डाइट गोनेर की ट्रेनिंगों में होता है कि जब भी कोई प्रशिक्षण लेने डाइट गोनेर जाता है तो वहाँ उसका टीए बिल भरा जाता है और उस टीए बिल का भुगतान डाइट गोनेर द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को कर दिया जाता है। धन्यवाद। तो अभी हमने नियम नंबर 7 के 7.5, 7.6, 7.7 और 7.8 का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने क्षतिपूरक भत्ते, सक्षम अधिकारी, संचित निधि, रूपांतरित अवकाश और कर्तव्य के बारे में पढ़ा। तो एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा कि क्षतिपूरक भत्ते क्या होते हैं। ऐसे भत्ते जिनका प्रारंभिक भुगतान स्वयं कर्मचारी द्वारा किया जाता है तथा फिर इनकी पूर्ति सरकार द्वारा कर्मचारी को कर दी जाती है, ऐसे भत्ते क्षतिपूरक भत्ते कहलाते हैं। सक्षम अधिकारी क्या है? परिशिष्ट 9 भाग 2 के तहत आने वाले सभी कर्मचारी जो वित्तीय शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं उन्हें हम सक्षम अधिकारी कहते हैं। नियम 7.7 इसमें संचित निधि क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत जो निधि निर्धारित की गई है उसे हम संचित निधि के नाम से जानते हैं। नियम नंबर 7.7(a) इसके अंदर रूपांतरित अवकाश आते हैं। रूपांतरित अवकाश क्या है? अवकाशों के नियम नंबर 93 के तहत आने वाले अर्धवेतन अवकाशों या HPL को
रूपाधि अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है। नियम नंबर 7-8 कर्तव्य के बारे में बताता है। तो कर्तव्य क्या है? इससे तात्पर्य किसी कर्मचारी की सरकारी सेवा करने से है। परिवीक्षाधीन अवधि, अवकाशों की अवधि सदैव कर्तव्य में आती है। नियम नंबर 8 वह कहता है कि भारत में ही कर्मचारी को यदि प्रशिक्षण भेजा जाता है, ट्रेनिंग पर भेजा जाता है, तो उसी ड्यूटी पर माना जाएगा। नियम नंबर 7-8 से जो है क्या कहता है कि एपीओ की अवधि भी ड्यूटी के तहत मानी जाती है। नियम नंबर 7-8 सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किसी ऐसी विभागीय परीक्षा में यदि कर्मचारी उपस्थित होता है जिसके उत्तीर्ण होने से कार्य कुशलता में वृद्धि हो, तो ऐसी अवधि कर्तव्य की अवधि कहलाती है। इस प्रकार हमने आज इस एपिसोड में 4 मुख्य परिभाषाएं पढ़ी। क्षतिपूर्त भत्ते, सक्षम अधिकारी, संचित निधि, रूपाधि अवकाश और कर्तव्य के बारे में पढ़ा। तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और आपने काफ़ी ज्ञानार्जन किया होगा, और इसके द्वारा हम जो है हेडमास्टर और जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, ये नियम आपको समझ में आ गई। धन्यवाद।